हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज टॉपिक अपने पास में है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार बिंदु। ठीक है, टॉपिक अपना है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार बिंदु। मतलब ये कि आपका अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है उसका बेस क्या है। मतलब बेस हम कह सकते हैं कि हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसकी नींव क्या हो सकती है जिस पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार टिका हुआ होता है। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, आपके जो राष्ट्रीय संसाधन है उसमें भिन्नता। ठीक है, ये पहला बिंदु है। सेकंड नंबर पे आता है आपकी जनसंख्या कारक। तीसरे नंबर पे जो बिंदु आता है वो है आर्थिक विकास की प्रावस्था। चौथे नंबर पे जो बिंदु आता है वो है आपके क्या, विदेशी जो निवेश होता है पैसा, उसकी सीमा। विदेशी निवेश की सीमा। और आखिर में जो आता है वो है परिवहन। ये 5 बिंदु जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को एक आधार प्रदान करने का कार्य करता है। हम कह सकते हैं कि एक नींव का कार्य कर सकता है जिसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विकसित होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय संसाधन। जो आपके राष्ट्रीय संसाधन है, इस राष्ट्रीय संसाधन की भिन्नताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट अपन डालेंगे, फर्स्ट बिंदु अपना राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। देखिए, राष्ट्रीय संसाधन जो है इसके कुल मिला के 3 बिंदु दिए हुए। पहला भौतिक संसाधन। ठीक है, भौतिक संसाधन की या हम कह सकते हैं इसकी संरचना की बात करेंगे अपन। ठीक है, जो कि आपके राष्ट्रीय संसाधन की भिन्नता से संबंधित है। दूसरे नंबर पे आता है जलवायु। तीसरे नंबर पे जो बिंदु आता है वो है खनिज संसाधन। ठीक है, हमारे जो 5 बिंदु अपन ने बताए उनमें से पहला बिंदु आपका कौन सा है, राष्ट्रीय संसाधन में भिन्नता। ठीक है, जिसके आपके 3 बिंदु है, भौतिक संसाधन, संरचना, जलवायु और खनिज संसाधन। सबसे पहले हम देखेंगे भौतिक संरचना के बारे में। भौतिक संरचना, देखिए भौतिक संरचना क्या, भौतिक संरचना ये कि हमारी जो भौतिक संरचना है वो खनिज संसाधनों के आधार को निर्धारित करती है। किसको निर्धारित करती है, खनिज संसाधन। ठीक है, भौतिक का मतलब आपका फिजिकल स्थिति जो होती है, ज़मीन की बात कर रहे हैं, और ज़मीन के अंदर आपके खनिज संसाधन जो है उसके आधार को निर्धारित करने का काम कौन करता है, भौतिक संरचना। ठीक है, हम कैसे लिखेंगे इसको, भौतिक संरचना खनिज संसाधन के आधार को निर्धारित करती है। ठीक है, मतलब आपकी भौतिक संरचना ही आपके खनिज संसाधन कहाँ मिलेंगे, भौतिक संरचना के अंदर। तो ये भौतिक संरचना जो है खनिज संसाधन को निर्धारित करती है, उसकी स्थिति को। और ये खनिज संसाधन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है, क्योंकि खनिज संसाधन से ही हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विकसित होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं धरातलीय विभिन्नता की, मतलब धरातल में भिन्नता, ये धरातलीय भिन्नता जो है वो फसलों व पशु, ठीक है, फसल और आपके जो पशु है उसकी विविधता को क्या करेगा, ये निर्धारित करेगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं पर्वत की, पर्वत भी भौतिक है। देखो, पर्वत भी भौतिक है, धरातल भी भौतिक है और भौतिक संरचना भी भौतिक है।
तो भौतिक हो चाहे धरातलीय हो, धरातल भौतिक के अंदर ही धरातल आता है, धरातलीय, और पर्वत हो, पर्वत भी किस में आता है, भौतिक में आता है, ठीक है ना। जो भी निर्जीव वस्तुएं हैं, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, नदी, पर्वत, घाटी, सब भौतिक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये जो पर्वत है, पर्वत पर्यटकों को क्या करता है, आकर्षित करता है। तो कहीं ना कहीं ये सारे बिंदु जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को एक मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। दूसरे नंबर पे आता है खनिज, सॉरी खनिज नहीं, दूसरे नंबर पे आता है हाँ जलवायु। दूसरे नंबर पे डालेंगे अपन जलवायु का पॉइंट, ठीक है। अब देखिए जलवायु कैसे, देखिए जलवायु जो होता है वो जलवायु जो है आपके जीव हो, चाहे वो जीव जंतु हो, ठीक है। इसके अलावा आपके जो पादप होते हैं, पादप, इन सभी को विविधता प्रदान करती है। मतलब जलवायु है जो क्या काम करती है, वो जलवायु जीवन, जीव जंतु या पादप, ठीक है, पादप, इन सब के अंदर विविधता प्रकट करने का कार्य करती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे, जैसे कि मान लीजिए गर्म जलवायु है। अब गर्म जलवायु जो है यहां पर क्या पैदा होगा, केला, रबड़, कहवा। अगर मैं ठंडी जलवायु की बात करूं तो यहां पे क्या पैदा होगी, ऊन। तो ये क्या होगी, एक विविधता हो गई, ये विविधता है और जलवायु इस विविधता का कारण है। और ये सारी चीजें आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हीं से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चलता है। तीसरे नंबर पे आता है आपका खनिज संसाधन। देखेंगे खनिज संसाधन, तीसरे नंबर का पॉइंट है खनिज संसाधन। अब देखिए खनिज संसाधन क्या, खनिज संसाधन जो है, खनिज आपके धरातल के अंदर असमान रूप से फैला है, ठीक है। खनिज असमान रूप से इस धरातल पे क्या है, फैला हुआ है। खनिज औद्योगिक क्षेत्र में विकास की अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि खनिज ही है, ये खनिज संसाधन ही है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या देता है, आधार देता है। अब जहां पे खनिज होगा वहां पर औद्योगिक क्षेत्र में विकसित होगा, और जहां पे खनिज का अभाव है वहां पर औद्योगिक इतने विकसित नहीं हो पाते, ठीक है। तो हमारा पहला बिंदु जो है राष्ट्रीय संसाधन में भिन्नता कंप्लीट होता है। सेकंड नंबर का टॉपिक आता है अपना, वो है कौन सा, जनसंख्या कारक। देखें दूसरे नंबर पे है जनसंख्या कारक। देखिए जनसंख्या कारक जो है, देश में जनसंख्या का जो आकार होता है, वितरण होता है, ठीक है। देश में जनसंख्या का आकार व वितरण, कितना बड़ा आकार है जनसंख्या का और कहां कहां पे वो फैला हुआ है, ये दोनों ही चीज जो है एक तरीके से विविधता को क्या करता है, प्रकट करता है। अब आप कहोगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार क्यों है, क्योंकि जनसंख्या ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विकसित करता है, क्योंकि जितनी जनसंख्या होगी उतनी ही क्या बढ़ेगी, मांग। अब इस जनसंख्या के कारक के अंदर दो बिंदु अहम है, एक तो है सांस्कृतिक कारक, ठीक है, और दूसरे नंबर पे आता है जनसंख्या का आकार। ये दो बिंदु जो है वो जनसंख्या के कारक के अंतर्गत आता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या प्रदान करता है, आधार प्रदान करता है। कैसे करेगा, सबसे पहले हम देखेंगे सांस्कृतिक कारक, ठीक है। देखिए हमारी जो विशिष्ट संस्कृति है, विशिष्ट संस्कृति, ठीक है, आपकी जो संस्कृति है उसकी जो कला है,
वह आप जानते होंगे हस्तशिल्प कला, जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देती है। आप पूछोगे कैसे? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कला और हस्तशिल्प कला को कैसे प्रोत्साहित करती है? जैसे उदाहरण के तौर पे चीन है। चीन जो है वो चीनी मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो हम चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ से लेंगे? चीन से। हो गया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है ब्रोकेड। ब्रोकेड दे क्षेत्र, ये जैसे चीन की तरह ब्रोकेड जो है वो किमखाब, ठीक है, किमखाब कह दीजिए या फिर कह दीजिए जरीदार, जरीदार, ठीक है। जरीदार जो आपका बुट्टेदार कपड़ा जिसे हम कह सकते हैं, बुट्टेदार कपड़ा विकसित करता है। अगर किसी को चाहिए तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो गया। हम बात करते हैं ईरान की। अब देखो ईरान जो है वो कालीन बनाता है। अगर आपको चाहिए भारत से कालीन तो ईरान के पास जाएगा, हो गया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है। इसके अलावा उत्तरी अफ्रीका, ये उत्तरी अफ्रीका जो है वो चमड़े के लिए फेमस है। चमड़ा बनाने में ये बहुत ही विकसित है, या चमड़े का काम हम कह सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें इंडोनेशिया की। अब इंडोनेशिया जो है ये क्या करता है? इंडोनेशिया देश जो है वो बहुत अधिक मात्रा के अंदर छींटदार वस्त्र, कौन से दार? छींटदार वस्त्र बनाता है। अब हमको अगर कोई चीज अगर चाहिए इनमें से, तो आपको इन देश से क्या करना पड़ेगा? संपर्क साधना पड़ेगा। तो अगर जैसे हमको ये सामग्री चाहिए होती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ये अहम भूमिका निभाता है। तो ये तो हुआ सांस्कृतिक कारक। अब बात करते हैं जनसंख्या का कारक। देखिए, अब हम बात करते हैं जनसंख्या का कारक, ठीक है। देखिए जनसंख्या का जो आकार होता है, देखिए हमेशा जो सघन बसाव जहां पर होती है, सघन बसाव क्षेत्रों में आंतरिक व्यापार अधिक होता है, ठीक है। आंतरिक व्यापार क्या होता है? अधिक होता है। बाहरी व्यापार कम होता है। क्योंकि जो भी उत्पादित होता है वह जनसंख्या के कारण वहीं क्या हो जाता है? खपत हो जाता है। तो मतलब जो व्यापार हो रहा है वो कहां पे हो रहा है? सघन बसाव की वजह से उसी क्षेत्र के अंदर आंतरिक व्यापार के कारण जो भी माल उत्पादित हो रहा है वहीं पर क्या हो रहा है? खपत हो रहा है, वहीं पे बिक रहा है, ठीक है ना। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र का जीवन स्तर, अगर किसी क्षेत्र की जनसंख्या का जीवन स्तर उच्च है तो वहां अब क्या होगा? अगर कहीं पर जीवन स्तर बहुत अच्छा है तो वहां पर आयातित, मतलब जो आयाती वस्तु है उस उत्पादन की मांग अधिक होगी। क्योंकि उनका जीवन स्तर अच्छा है तो वो कोई सी भी वस्तु को क्या कर सकते हैं? आयात कर सकते हैं, मतलब खरीद सकते हैं। दूसरा, अगर किसी क्षेत्र की जनसंख्या का जीवन स्तर क्या है? निम्न है तो वहां क्या होगा? वो महंगी वस्तुओं को आयात करने में मुश्किल होगा, ठीक है। महंगी वस्तु का आयात करना मुश्किल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से
आपके जनसंख्या का आकार हो गया, मतलब जितनी बड़ी जनसंख्या उतना बड़ा व्यापार। और जनसंख्या में भी दो चीज, अगर जीवन बेहतर है तो आयाती वस्तु की मांग अधिक होगी, मतलब वस्तु खरीद सकता है वो व्यक्ति। और अगर मान लीजिए जीवन स्तर बिल्कुल निम्न है तो वो वस्तु को खरीदने में असमर्थता दिखाएगा। ठीक है, तो ये जनसंख्या का। तीसरे नंबर का जो बिंदु आता है वो है आर्थिक कारक। देखते हैं आर्थिक कारक क्या कहता है। तीसरा बिंदु आता है आर्थिक। ठीक है, यह हम कह सकते हैं आर्थिक विकास की प्रावस्था। अब देखिए आर्थिक विकास की जो प्रावस्था है इसे दो भागों में बांटा गया, एक कृषि और दूसरा जो है वो है औद्योगिक। ठीक है, दो बिंदु आपके सामने है जो कि अर्थव्यवस्था के विकास की प्रावस्था रखता है। अगर मैं बात करूं कृषि की, किसकी बात करता हूं, कृषि की, तो जो कृषि है वो विनिर्माण, विनिर्माण किसी वस्तु का निर्माण की गई वस्तुओं, ठीक है, विनिर्माण की गई वस्तुओं के लिए कृषि। ठीक है, आपकी जो कृषि होती है वो उत्पादनों का, जो भी कृषि के अंदर जो उत्पादन होता है उस उत्पादनों का विनिमय। ठीक है, विनिमय मतलब खरीद या क्या बोलते, बेचना, विनिमय किया जाता है। मतलब आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार बिंदु के अंदर आपकी कृषि जो है एक अहम भूमिका निभाती है। क्यों निभाती है? क्योंकि जो भी उत्पादित हो रहा है वो बाहर की ओर जा रहा है। अब बाहर जाने से पहले हम क्या करते हैं, उसका विनिर्माण करते हैं, किसी वस्तु का निर्माण करके उसको बाहर बेचते हैं। तो उस विनिर्माण के लिए हम वस्तु के लिए कृषि के उत्पादनों का विनिमय, खरीद बेचना करना, ये सब कुछ होता है। और विनिर्माण कार्य जो है वो विनिर्माण कार्य आपके क्या बोलते हैं इसको, एक तरीके से हम कह दीजिए कि हम कह सकते हैं कि विनिर्माण के अंदर जो कृषि का उत्पादन है वो एक अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, क्योंकि हम कहें कि विनिर्माण ही कृषि के अंदर जो उत्पादित माल होता है, विनिर्माण कब होगा, जैसे कि उदाहरण के तौर पर मान लीजिए गेहूं पैदा हुआ, अब गेहूं से बिस्किट बनना ये विनिर्माण है। अब बिस्किट कहाँ जा रहा है, बाहर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से विनिर्माण में वस्तुओं के लिए कृषि का उत्पादन होना जरूरी है। ठीक है ना, और उसकी खरीद बेच सब कुछ होना आवश्यक है, तभी तो आपकी वस्तु बनेगी। वस्तु बनने के लिए कृषि का उत्पादन होना जरूरी है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक अहम भूमिका निभाता है। दूसरे नंबर क्या आता है, औद्योगिक। अब देखिए औद्योगिक जो है, औद्योगिक क्या है, औद्योगिक का मतलब होता है एक औद्योगिक जितने भी राष्ट्र होते हैं, इस औद्योगिक राष्ट्र के लिए मशीनरी, एक तो आपकी मशीनरी और दूसरे नंबर पे आता है निर्मित उत्पादों। ठीक है, जो भी मशीनरी के द्वारा निर्मात वो जो वस्तु उत्पादित होती है, निर्मित मतलब बनाना, उत्पादन का निर्यात करते हैं। तो औद्योगिक जो है कि उद्योग धंधे हैं। अब उद्योग धंधे क्या काम करते हैं, उद्योग धंधे जो है वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, मशीनरी का उत्पादन करते हैं। ये दोनों ही चीज जो है औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। औद्योगिक क्षेत्र और कृषि जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को एक विकास में बनाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो ये भी एक आधार बिंदु हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब अगला बिंदु आता है अपना, देखिए नेक्स्ट बिंदु अपना कौन सा है, चौथा, वो है विदेशी निवेश की सीमा। देखिए विदेशी निवेश की जो सीमा होती है, देखिए विदेशी निवेश जो है वो विकासशील देशों में व्यापार को क्या देता है, बढ़ावा देता है। पहली चीज, विदेशी निवेश विकासशील देशों के अंदर, ठीक है, हम कहेंगे विकासशील देश, विकासशील देशों को बढ़ावा देता है।
क्योंकि अगर बाहर का पैसा जब हमारे देश में निवेश होगा तो अपने आप विकास होगा। ठीक है, जिन देशों के अंदर, अब मैं बताऊं आपको कैसे, जिन देशों में खनन, ठीक है, तेल खनन, ठीक है, इसके अलावा आपके जितनी भी भारी अभियांत्रिकी, ठीक है, मशीनें जो होती है वो, या कह दीजिए बागवानी, कृषि, ठीक है, इन सब के अंदर आवश्यक पूंजी का अभाव होता है, तो क्या होगा, तो ये होगा कि वो क्षेत्र विकसित नहीं होगा। ठीक है, होता है तो वह क्षेत्र विकसित नहीं होता। अब विकास के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, विकास के लिए निवेश की आवश्यकता पड़ेगी आपको। ठीक है, इसलिए विदेशी निवेश क्या है, आवश्यक है। अगर आप चाहते हैं कि खनन में, तेल खनन में, भारी अभियांत्रिक में या बागवानी कृषि में जो पूंजी की आवश्यकता में पड़ रही है, अगर वो विदेशी निवेश से पूरा होता है तो हमें विदेशी निवेश की आवश्यकता पड़ती है। तो विदेशी निवेश अगर होगा तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या मिलेगी, मजबूती मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं पूंजी प्रधान, ठीक है, आपके जो पूंजी प्रधान जो उद्योग होते हैं, ये उद्योग जो है वो आपके उद्योग के विकास में अब किन की आवश्यकता होती है, पूंजी प्रधान उद्योगों के विकास के अंदर एक तो औद्योगिक राष्ट्र, ठीक है, आपके जो औद्योगिक राष्ट्र है वो एक खाद्य पदार्थ और दूसरा खनिज उत्पादन, खाद्य पदार्थ व खनिज उत्पादों के लिए क्या करे, ये बाजार निर्मित करे, बाजार निर्मित करे, तो आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या मिलेगी, मजबूती मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से विदेशी निवेश, बाहर का पैसा किसी विकासशील देश के लिए अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि बाहर का पैसा जब देश में आता है तो वो इन सभी क्षेत्रों के अंदर क्या करता है, वो ग्रोथ करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, पांचवा बिंदु, लास्ट बिंदु अपना ये, फाइव नंबर का पॉइंट आता है, वो आता है अपना परिवहन। और परिवहन तो आप जानते ही हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किस प्रकार एक अहम भूमिका निभाता है। देखो जो परिवहन होता है ना, ये परिवहन क्या काम करता है, परिवहन जो है उस परिवहन के द्वारा उच्च मूल्य वाली वस्तु जो भी होती है, जैसे कि रत्न, रेशम है, मसाले हैं, वो लंबी दूरी तक क्या कर सकते हो, भेज सकते हो। परिवहन के द्वारा मूल्यवान वस्तुओं को कुछ समय में लंबी दूरी पार करके भेजा जा सकता है। जैसे भेजने वाली वस्तु जैसे कि रत्न है, ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है, जैसे कि रेशम है, मसाले हैं आदि। ठीक है, इसके अलावा परिवहन जो होता है, परिवहन जो है क्या काम करता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या प्रदान करता है, गति प्रदान करता है। अब परिवहन कौन कौन से हो सकते हैं जो गति प्रदान करते हैं, जैसे कि रेल है, जो आपका समुद्री जो मार्ग हम कह सकते हैं, वायु परिवहन है, ठीक है ना,
इनके जरिए, और हम एक विधि का उपयोग कर सकते हैं प्रशीतलन, मतलब फ्रिज के द्वारा जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं का भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर सकते हैं। तो परिवहन तो एक अहम भूमिका निभाता है किसमें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर, क्योंकि परिवहन ही है जो विकास के कार्य के अंदर एक गति प्रदान करने का कार्य करता है। जो तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर रहे हो आप, एक देश से दूसरे देश में व्यापार कर रहे हो, तो बिना परिवहन के तो आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भूल ही जाइए, क्योंकि बिना परिवहन के आप वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते। तो इस तरीके से मैंने आपको आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो नींव होती है, कौन कौन सी नींव बताई, राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता, दूसरे नंबर पे आपके जनसंख्या कारक, तीसरे नंबर पे आर्थिक विकास की प्रावस्था, चौथे नंबर पे विदेशी निवेश की सीमा, और पांचवें नंबर पे अपना आता है परिवहन। ये 5 बिंदु जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नींव प्रदान करने का कार्य करती है। यही नींव जो है आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या करती है, विकसित करती है। तो आज हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार बिंदु के बारे में अध्ययन किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के बताएं। इस वीडियो में इतना ही।